नमस्कार मित्रों, इंडियन ओपिनियन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अक्सर आपकी मुलाकात कराते हैं तमाम ऐसी शख्सियतों से जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में रह के समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं, जो लोग प्रशासन में सक्रिय हैं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से आप परिचित होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के राजनेता अरविंद सिंह गोप जी। कई बार विधायक भी रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और छात्र राजनीति से ही काफ़ी चर्चित रहे हैं। गोप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पिता डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे, तो अचानक सियासत की ओर आपका झुकाव कैसे हो गया? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग सरकारी अफसर होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं तो उनके बच्चे या डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या अधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि जब शायद आप बाराबंकी जीआईसी से इंटरमीडिएट कर रहे थे तभी से सियासत की ओर आपका झुकाव हो गया था। धन्यवाद दीपक भाई, आपको बधाई। और मेरे पिताजी बाराबंकी पोस्टेड थे, इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर होकर रिटायर हुए और हम लोग छात्र जीवन से ही देश के जो किसानों नौजवानों के सबसे बड़े नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के विद्यार्थी रहे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ नेताजी से जुड़ने का और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमने राजनीतिक आँख एक ऐसे मार्गदर्शक के सामने खोली जिसके बारे में लोग कहते हैं जो कभी नहीं झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। समाजवादी पार्टी के ने मुझे छात्र संघ का महामंत्री लड़ाया। तो पहली बार चुनाव लड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय के, पहली बार महामंत्री बना समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना। आप लोग के सहयोग आशीर्वाद से 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री बना और पार्टी की अहम जिम्मेदारी पार्टी का महासचिव भी रहा प्रदेश का। आदरणीय अखिलेश जी हमारे अध्यक्ष रहे, उनके साथ काम किया। मुझे इस बात का भी सौभाग्य है कि देश का सबसे नौजवान नेतृत्व और सबसे ऊर्जावान नेतृत्व, जो एक बड़े मन के नेता अखिलेश यादव जी की सरकार मुझे काम करने का मौका मिला। ग्राम विकास में जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग जो सीधे गांव से जुड़ा है, गरीब से जुड़ा, उसमें हमें 5 साल लगातार काम करने का मौका मिला। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में अगर कोई नेता है जो सिर्फ डेवलपमेंट और विकास की बात करता है तो अकेला नाम उसका श्री अखिलेश यादव जी आज की तारीख में है। क्यों मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, अखिलेश जी हमारे नेता हैं। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे आप पार्टी की बात कह रहे हैं, लेकिन शायद आप बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ। हम लोग करीब 30 साल से सियासत में सक्रिय हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री, अध्यक्ष, पार्टी का महासचिव और तमाम सरकारें आई गई हमारे सामने, लेकिन मैं किसी ऐसी सरकार नहीं देखा जो नौजवान, गरीब, कमज़ोर, मजदूर, व्यापारी, वकील, अधिकारी, शिक्षक, जिसने सबका काम किया हो। मुझे गर्व इस बात का, मैं उस सरकार की कैबिनेट में रहा जिसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री ने सबका काम किया। मुझे याद है हम लोग जब छात्र जीवन में छात्र राजनीति करते थे तो कोई विद्यार्थी आते थे, कहते थे मेरी कल परीक्षा है, मैं फिजिक्स का, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई जानकारी किसी अच्छे आदमी से मिल जाए। हम लोग तय करते थे सुभाष में साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद में लॉ के स्टूडेंट रहते हैं, तिलक में साइंस के स्टूडेंट। हम लोग कहते थे अपने सीनियरों से, दोस्तों से, भाई इनको कुछ गाइड कर दो, कुछ बता दो क्या पढ़ लें। आप जानते होंगे कि मोहल्लों में टीचर रहते थे, पूरा मोहल्ला जानता था ये विज्ञान के हैं, ये गणित के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, तो शाम तक कहीं एक पन्ने की जानकारी देते थे। लेकिन मैं अखिलेश जी को धन्यवाद दूंगा, अखिलेश जी ने वो चीज़ छात्रों के हाथ में दी। हमारे भाइयों ने लैपटॉप जो बटन दबाया तो 1 सेकंड पूरी दुनिया की जानकारी अखिलेश यादव ने देने का काम किया। गोप जी, सियासत में जो आपका सफ़र रहा बड़ा रोचक रहा और विश्वविद्यालय की बड़ी सफल राजनीति की आपने, छात्र राजनीति की, और उसके बाद हैदरगढ़ जो कि राजनाथ सिंह का क्षेत्र माना जाता था, वहाँ से आप लगातार 2 बार विधायक हुए। फिर आप रामनगर से आए, रामनगर से भी आप चुनाव जीते और एक बड़े विभाग को 5 साल आपने नेतृत्व दिया। ग्राम विकास विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। इस दौरान आपने जो सियासत में देखा, समाजवादी पार्टी जो प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, क्या कारण रहे कि अचानक बीजेपी ने उसको और ज़्यादा गैप से रिप्लेस किया? जो पार्टी बहुत लोकप्रिय थी समाजवादी पार्टी, वो चुनाव में बीजेपी की आंधी का सामना नहीं कर पाई और अलग अलग क्षेत्रों में तमाम काम भी किए थे समाजवादी पार्टी ने। एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो उन्होंने जनता के बीच रखीं, लेकिन उसके बावजूद जो मैंडेट आया वो उसमें जो डिफरेंस था मैंडेट में वो काफ़ी ज़्यादा था।
दीपक जी, मैं बात को 100% स्वीकार करता हूं कि 2017 के चुनाव में हमारी भारी हार हुई। हार के कारण था कि हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रचार नहीं कर पाए। हम ये जानते थे कि हम विकास का काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश की जनता देख रही है, लेकिन हमसे ये चूक हुई कि मेरा मुकाबला उस पार्टी से हो रहा है जो सिर्फ अफवाह के दम पे काम करती है, अफवाह फैला के काम करती है, भाई को भाई से बांट के काम करती है। तो उस समय तो आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास तो 403 कैंडिडेट भी नहीं थे। तो कोई चाहे पत्रकार हो, चाहे शिक्षक बुद्धि हो, कह सकता है जिसके पास 403 प्रत्याशी नहीं वो चुनाव क्या लड़ेगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी दवा सुंघाई लोगों को कि गांव की गरीब भोली भाली जनता ये न समझ पाई कि हमको किस रूप में ठगने आए हैं। उसी परिणाम हुआ कि विकास को कुछ दिन के लिए जनता भूल गई, उस रास्ते को चुन लिया जो रास्ता कतई विकास की तरफ नहीं जाता था। इनकी बहुमत की सरकार आई, लेकिन बहुमत की सरकार आने के बाद आज 3.5 साल करीब करीब हो गया है। आप सिर्फ लखनऊ की राजधानी में 2 ऐसे बड़े काम बता दीजिए जो सरकार ने किया हो। अगर हम गिनाने लगेंगे, शहीद पथ से लेके सीतापुर रोड तक, चाहे पुलिस का भवन हो, चाहे 100 डायल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, चाहे जयप्रकाश नारायण सेंटर हो, चाहे रिवर फ्रंट हो, ये वो काम हम लखनऊ बता रहे हैं। अगर आगरा एक्सप्रेस वे मेडिकल कॉलेज पे जाएंगे तो हमको कई दिन लग जाएंगे अखिलेश यादव जी के विकास के काम को गिनाने के लिए। लेकिन 3.5 साल के बाद जनता ने मूल्यांकन करना शुरू किया है। जो सरकार अखिलेश जी थी वो गरीब की सरकार थी, गरीब का काम करती थी। मैं भी कल घाघरा किनारे बंधे की तरफ गया था। आप यकीन मानिए, जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो कम से कम 100 गाँव के लोग दौड़ते हुए आए। कहा, भैया ये जो सड़क आपने बनवा दी थी, करीब 150 गांव तो इधर बच जाते हैं, लेकिन इधर कब बनेगा? तो गांव के लोगों का इधर तब बनेगा अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, गांव के लोगों को विश्वास अखिलेश यादव जी के ऊपर है। इस सरकार में कोई लगाम किसी के ऊपर नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और जब तक लगाम नहीं होती, सख्त अनुशासन नहीं होता, कोई सरकार हो हमारी आपको कामयाब नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं मानता हूँ, विकास के मामले पूरी तरीके से फेल हो गई है। अच्छा, जानकार ये मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले जो समाजवादी पार्टी में जो मतभेद आ गए थे, परिवार में जो मतभेद आ गए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो गुटबाजी हो गई थी, शिवपाल जी अलग हो गए, कुछ लोग और असंतुष्ट रहे, कुछ लोग बीजेपी के खेमे में भी जुड़ गए। क्या लग रहा है कि वो जो कमियां थीं, अब जब फिर लगभग 1.5 वर्ष के बाद एक नए विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग कमर कस चुके हैं, साइकिल रैलियां भी निकाल रहे हैं, गांव-गांव में जा भी रहे हैं, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी ने अपनी उन कमियों पर नियंत्रण पा लिया है और पहले से बेहतर मजबूती के साथ संगठन तैयार है इस बार? दीपक जी, जब पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है, तो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आदरणीय नेताजी के मार्गदर्शन में, अखिलेश जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा काम तब भी कर रही थी, आज भी कर रही है। मैं आपकी एक बात को स्वीकार करता हूँ, कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण हम करीब 6-7 महीने उस उलझन में फंसे रहे जो हम पब्लिक के बीच में नहीं जा पाए। लेकिन वो भी मजबूरी थी, वो किसी हमारे आपके बनाए हुए कारण नहीं थे। कारण कभी कोई पैदा होते हैं फिर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वो सारी दिक्कतें पार्टी में समाप्त हो चुकी हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी उनके हाथ में है, नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी का हाथ उनके सर के ऊपर है। हम लोग सारी कमियों को दुरुस्त करके बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कोरोना जैसे महामारी के बीच में भी रोज पब्लिक के संपर्क में हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, मैसेज से बात कर रहे हैं। और चाहे वो आगरा को गरीब बच्चा जो अटैची पर लेट के जा रहा है उसकी मदद करने का मामला रहा हो, चाहे बिहार की बेटी जो साइकिल से गई उसकी मदद करने का मामला, चाहे ललितपुर झांसी मामला रहा हो। मैं ये चीज़ आप कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का वो मंत्री बताइए जो इस महामारी में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत मदद किया हो। मैं तो नहीं देखता हूँ चैनलों पे, लेकिन अखिलेश यादव जी कम से कम 100 ऐसे लोग मैं बता दूंगा अभी आपको जिनकी आर्थिक मदद किए, पार्टी लोगों को भेज के मदद किए। अखिलेश जी का कहना है कि अगर आप इस हाथ से मदद कर रहे हो, इस हाथ को नहीं पताना चाहिए। अगर मदद कोई जान गया तो मदद को कोई मतलब नहीं रहा। तो अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, संगठन पर विशेष ध्यान उनका इस समय है। और बूथ स्तर पर हमारी टीमें काम कर रही हैं, जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमने ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो 22 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत की सरकार बने, अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। क्योंकि अगर अखिलेश जी 17 में रिपीट हो गए होते मुख्यमंत्री के रूप में, तो आज उत्तर प्रदेश का जो विकास यहाँ रुक गया है ये यहाँ होता। चाहे बुद्धिजीवी हो,
चाहे वकील हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो। कल हम व्यापारियों के बीच में बैठे थे, उनकी अब अलग पीड़ा है, अलग दुख रो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में कमर टूट गई लोगों की, आम लोगों की कमर टूट गई है, लोग खाने को मोहताज हो रहे हैं। लेकिन अगर गाँव में जाए तो एक उम्मीद है लोगों को समाजवादी पार्टी से। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने देख लिया है और 5 साल में जनता और देख लेगी इस सरकार को, क्योंकि सरकार की कोई नीयत नहीं, कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है और केवल भाषण से काम नहीं चलता। जब पेट और भूख आती है तो जनता सड़क पे आती है। गोप जी, ये कहा जाता है आपके बारे में कि सियासत जब आपने शुरू की तो आप अमर सिंह जी के काफ़ी करीब थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वो समाजवादी पार्टी से दूर हुए। हालांकि फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, फिर उन्हें मतभेदों के बाद भी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर शिवपाल यादव जी के भी आप बहुत निकट थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से दूर हुए। तो राजनीति में जो लोग बहुत अपने नज़दीक होते हैं, कई एक बार मुझे याद है कि अमर सिंह जी ने मंचों से भी ये बात कही, आपको लेकर असंतोष अपना जाहिर किया और आरोप लगाया कि आप उन्हें भूल गए, आप अपने पुराने लोगों को भूल जाते हैं। तो ये जो आरोप इस तरह के लगते हैं तो खुद क्या महसूस करते हैं और ऐसा आरोप लगाने वालों को क्या जवाब देते हैं? दीपक जी, आप हमको छात्र जीवन से जानते हैं। मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि जो लोग मुझे इंटर में अपने कंधे बैठा के जिंदाबाद बोल के मुझे चुनाव जिताते थे, आज भी मेरे साथ हैं। मेरा अगर कोई राजनीतिक विरोधी भी आपको लखनऊ में मिलेगा तो इस बात को जरूर स्वीकार करेगा कि अकेले ऐसे नेता हैं जो विश्वविद्यालय के निकलने के बाद सारे वो साथी मेरे साथ आज शाम को बैठते हैं। मेरी असली पूंजी वही जो मेरे नींव की ईंटें हैं, पत्थर हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, जिस दिन उसको बोलेंगे इमारत गिर जाएगी। मैंने किसी को नहीं भूला। हाँ, ये सही है कि मैं आदि मुलायम सिंह यादव जी का विद्यार्थी शुरू से था। आदि मुलायम सिंह के साथ मैं पार्टी में था और मैं आज भी मुलायम सिंह का विद्यार्थी हूँ। अखिलेश जी हमारे नेता हैं। अब एक बार फिर धीरे धीरे चुनाव के नज़दीक आप लोग आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सेना तैयार हो रही है नए संग्राम के लिए। तो आपकी जो रामनगर की सीट है, पिछली बार भी बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ हुई थी और राकेश वर्मा जी पूरी ताकत से वहाँ से टिकट मांग रहे थे और उन्हें पार्टी कहीं और से ऑफ़र कर रही थी, फिर नाराज़ हो गए, वो वहाँ गए नहीं। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि उनका निशाना रामनगर की ओर ही है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं और अपने लोग जब कई बार प्रतिद्वंदी बनने लगते हैं, हालांकि राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और आप भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, तो जब अपने लोग सामने होते हैं तो फिर वहाँ पर कैसा धर्म संकट होता है जिसका आप सामना करते हैं? दीपक भाई, मैं बेनी प्रसाद वर्मा जी का बहुत सम्मान शुरू से करता था। आज बेनी प्रसाद वर्मा जी मेरे बीच नहीं हैं। मेरे आज भी उनके प्रति वही आदर हैं और मैं वर्मा जी सम्मान इसलिए भी करता था कि वर्मा जी एक गांव से निकल के प्रदेश और देश की राजनीति एक अपना नाम पैदा किया था। बड़े साधारण परिवार से निकले थे। आदि बेनी प्रसाद वर्मा जी जीरो से राजनीति शुरू की थी, उस शिखर पर पहुंचे थे। वर्मा जी हमारे नेता थे, मैं उनका पहले भी सम्मान करता था, आज नहीं मेरे बीच में, मैं उनका वही आदर आज भी करता हूँ। जहाँ तक राकेश वर्मा की बात रही, राकेश वर्मा मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं और मेरे साथ पार्टी में काम करते हैं। और लोकतंत्र में और राजनीति में जो आदमी खादी पहनता है उसकी इच्छा होती है राजनीति करना, चुनाव लड़ना। टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है उस फैसले को हम लोग मानते हैं। आदि अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हर फैसला हम सर पे आंखों पर रख के मानते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपको याद होगा 2012 के चुनाव में विपरीत परिस्थितियों से बाराबंकी जिले की पार्टी गुजर रही थी। आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने हम पे भरोसा किया। तो ये मौरंग मंडी का मैदान था, आपको याद होगा। श्री गणेश चुनाव को हमने कहा नेताजी सिर्फ आपके विश्वास पे अब की बाराबंकी में 6 की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। स्वर्गीय मौलाना महराज साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे बहुत अच्छे सहयोगी थे और पार्टी के अध्यक्ष थे। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग पार्टी का काम करते थे। वो कहते थे, गो भाई एक सपना अगर 6 में 6 जीत जाते कि इतिहास बन जाएगा। हमने मौलाना साहब अगर बड़े मन से काम किया जाए तो सपना पूरा होगा। मौलाना महराज साहब की अध्यक्षता में हमने एक इतिहास यहाँ लिखने का काम किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे 6 में 6 हम लोग जीते हैं। अब जब फिर चुनाव होगा फिर हम 6 में 6 जीतेंगे और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे। बहुत सीटें हैं, कौन कहाँ लड़ेगा तो बात की बात है। रामनगर हमारा पारिवारिक और घर का रिश्ता है। रामनगर के लोग हमको बहुत प्यार करते हैं।
ऐसा नहीं, प्रदेश में बहुत सीटें थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हम छात्र जीवन से रामनगर इसलिए लड़ना चाहते थे कि बहुत लोग मुझे मदद किए रामनगर के लोग। मैं 2 बार हैदरगढ़ से विधायक रहा, लोकतंत्र की व्यवस्था, वो सीट रिजर्व हुई, मैं पहली बार फिर रामनगर लड़ा, वहाँ विधायक हुआ। फिर मुझे पूरा भरोसा है रामनगर लोगों को विश्वास और रिश्ता कायम रहेगा और भारी मतों से हम रामनगर से जीत के जाएंगे और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में जो बड़े व्यक्तित्व हैं कहीं ना कहीं उनका परिवार भी उनके साथ जुड़ जाता है। आपके बड़े भाई साहब यहाँ पर ज़िला पंचायत के अध्यक्ष हैं और पूरा परिवार आपका सहयोग भी करता है चुनाव में, सब लोग जुड़ जाते हैं, आपकी पूरी मित्र मंडली और तमाम। बच्चों को लेकर क्या आकांक्षा है आपकी और बच्चों का क्या सपना है? आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं आपके, वो भी नौजवान हो रहे हैं और आपके समर्थक कहते हैं कि भाई उन्हें भी सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। एक परंपरा अब आपने डाल दी है, परिवार में राजनीति की एक परंपरा हो गई है और जिस विचारधारा से आप जुड़े हैं समाजवादी पार्टी, वहाँ भी कई बड़े ऐसे परिवार हैं, मुखिया का ही परिवार है, उनकी भी फैमिली के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटे को लेकर अपने क्या सोचते हैं? दीपक भाई, हमारे बड़े भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जी हैं, ये आपको मालूम है। हमारे परिवार में कोई राजनीति नहीं करता, हम ही अकेले करते हैं। लेकिन जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव या जिला पंचायत का परिसीमन होने के बाद एक विषम परिस्थिति जिले में पैदा हुई और पूरे जिले के लोगों ने तय किया कि परिवार से किसी आदमी को जिला पंचायत चुनाव लड़ाया जाए। आपको याद होगा कि मैं रामनगर से विधायक हूँ, मैंने बड़ी टफ सीट से इनको चुनाव लड़ाया रामनगर और हैदरगढ़ से, और मेरे कम से कम 1 दर्जन ऐसे साथी आए जिन्होंने कहा कि हम लोग सीट छोड़ दे रहे हैं, अशोक भाई को चुनाव लड़ा दीजिए। हमने कहा आप लोग 5 साल की तैयारी की हो, ये आपका बड़प्पन है, सीट छोड़ रहे हो, लेकिन अगर हमने समाजवादी पार्टी में सेवा की है, काम की, तो किसी सीट से लड़ा दो जिले की। तो 1 सीट हैदरगढ़, वहाँ चुनाव लड़े, जीते और आप लोग का आशीर्वाद से निर्विरोध अध्यक्ष हुए। आज भी अध्यक्ष जिला पंचायत के वो हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं कि जीतने के लिए मजबूत दावेदार ढूंढा जाता है। तो हमने सोचा कि अगर नहीं लड़ाएंगे तो स्थितियाँ पलट सकती हैं। बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जहाँ तक बेटे और भाई भतीजों की बात है, तो हमारे दोनों बेटे, वो बड़ा बेटा तो वहाँ बैलेंस बॉय देहरादून से पढ़ के अब जिंदल में ग्रेजुएशन कर रहा है, छोटा लखनऊ में पढ़ रहा है। तो ये स्वाभाविक चीज़ है। मेरा भतीजा अशोक भाई लड़का है, वो भी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि राजनीति में अगली पीढ़ी को मौका दिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी तो बहुत समय है, जब ये समय आएगा तो उसमें निर्णय होगा, लेकिन बेटे की इच्छा भी जो है वो राजनीति में जाने की है। तो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राजनीति में जाए। तो हमारा ज्वाइंट परिवार है, जितना महत्वपूर्ण मेरा बेटा वो उतना महत्वपूर्ण मेरा भतीजा मेरे लिए है। मेरे भाई सब हैं, हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं। तो बेटा, भाई, भतीजा, बहन, सब में एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। बड़ा ईश्वर की कृपा है कि सब लोग एक छत के नीचे रहते हैं। तो समय समय मौका आने पे सबको मौका दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो बड़ा बेटा है, जिसका नाम अविरल सिंह है, उनकी इच्छा भी है, उनकी रुचि भी राजनीति में ज़्यादा है। तो राजनीति में जाना चाहिए, उनको राजनीति जाने के जब समय आएगा पूरा मौका दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं अविरल को अभी से हमारी तरफ से, और जिस तरह आपने बड़ा नाम कमाया है वो भी नाम कमाए, देश की सेवा करें। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि अरविंद सिंह गोप जो है वो बाराबंकी में ही रहते हैं। आप कैबिनेट मंत्री भी रहे तो भी हम देखते थे कि आप लेट नाइट कहीं भी हों पूरे प्रदेश में, अगर आसपास के आप 200 किलोमीटर के दायरे में हैं तो रात में आप ज़रूर अपने घर आ जाते हैं। तमाम यहाँ के पॉलिटिशियंस रहे जिन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े बंगले बनवाए और लखनऊ में ही सेटल हो गए, और ख़ास मौके पर वो बाराबंकी आते हैं। लेकिन आप मुझे लगता है कि अपना लगभग 80% समय और बाराबंकी में देते हैं। आपके जो दायित्व राजनीतिक या जो सरकार में रहते हुए जो दायित्व हैं, उनके अलग जो भी समय आपको मिलता है, आप वो समय बाराबंकी में देना चाहते हैं। तो क्या खास ऐसी वजह है कि राजधानी का प्रेम जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पाया? दीपक जी, हमारी असली जिम्मेदारी है गरीब की सेवा, कमज़ोर की सेवा। मैं सरकार में 3 बार मंत्री, 2 बार मंत्री, 3 बार विधायक रहा। मेरे यहाँ गेट पे कभी पीएससी का कैंप नहीं देखे होंगे, जबकि सरकार में जब मंत्री बनता तो पूरी कैंप की सुरक्षा रहती। मैं पहली बार देखा, मैं भाई आप लोग जाओ, क्योंकि 5 बजे गेट खुल जाता है। आप देखते होगे, अभी देखो कम से कम 100 लोग बाहर बैठे होंगे। पूरे जनपद को उम्मीद है, और अगल बगल चाहे गोंडा, चाहे बहराइच, सुल्तानपुर के, अरविंद सिंह गोप घर पे जरूर मिलेंगे।
हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है कि अगर कोई सरकारी बैठक या पार्टी बैठक हो तभी अरविंद सिंह को 2 बजे से पहले आएंगे। मेरी ये कोशिश होती है जो गांव गरीब का किसान है, नौजवान है, उसकी हम सेवा करें। आज सरकार नहीं, हम विपक्ष में, लेकिन मेरे ऊपर इसलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि हम उसकी मदद करते हैं गरीब की, और जो गरीब की मदद करता है उसकी मदद ईश्वर करता, ऊपर वाला करता है। हम जनता की सेवा के लिए लखनऊ में कभी नहीं रुकते हैं, 12 की रात विश्राम करते हैं और सुबह 8 बजे से पब्लिक से मिलने लगते हैं। और नेता मुलायम सिंह जी ने, आदि अखिलेश जी ने सिखाया है कि जो अपने क्षेत्र को मजबूत रखेगा, जो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत रखेगा, वही राजनीति में मजबूत हो। हम इसलिए जनता की सेवा करते हैं। अक्सर चर्चा होती है कि राजनीति में रहते हुए कई बार कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और हर तरह के लोगों से कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी लोगों से जुड़ना पड़ता है। तमाम लोग मदद मांगने आते हैं, मदद करनी पड़ती है। राजनीति में जो अपराधीकरण का दौर है देश में काफ़ी पुराना है और विषय वो नहीं है, विषय ये है कि राजनीति में अपराधीकरण। आप भी जब सियासत में आए तो तमाम लोगों से आपका जुड़ाव रहा, कुछ मुकदमे भी आपके खिलाफ हुए, कहा जाता है कि राजनीति की वजह से हुए या किन्हीं और कारणों से हुए। आज नेताओं के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है कि वो अपने दामन को पाक साफ रखें और वास्तव में जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में होती है, ये कितना मुश्किल है कि आप विवादों से बचे रहें, आरोपों से बचे रहें और मुकदमों से बचे रहें। देखिए, अपराधियों से सदैव राजनेताओं को दूरी बना के रखनी चाहिए। चाहे 2007 चुनाव, चाहे 12 चुनाव रहा, मैं अखिलेश जी को, नेताजी को बधाई दूंगा। उन्होंने तय कर लिया किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, सरकार बने या न बने। हमने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया, पूरी लिस्ट उठा दी, एक अपराधी को टिकट नहीं दिया। ये अखिलेश जी की, नेताजी की देन थी। दूसरी बात, मुकदमे की बात, जैसे हम लोग छात्र राजनीति अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, कभी हॉस्टल खाली करने का आंदोलन चल रहा है, कभी परीक्षा का आंदोलन चल रहा है, कभी कोई आंदोलन चला, तो वो मुकदमे राजनीतिक मुकदमे, कोई आपराधिक मुकदमे नहीं होते। तो मेरे पास कोई ऐसा मुकदमा नहीं हो, राजनीतिक मुकदमे थे, खत्म हो गया। क्योंकि विश्वविद्यालय में जो राजनीति करेगा वो संघर्ष करेगा, लड़के कोई फीस मैंने जो बात कही कि ये कितना टफ है, मैं देखता हूँ आपके दरवाजे पे अगर 50 आदमी खड़ा है और आप सबके लिए फ़ोन कर रहे हैं, कोई कह रहा है साहब पुलिस को फ़ोन करिए, थाने को फ़ोन करिए। तो विषय ये है कि आज के दौर में जब समाज में हर तरह का आदमी है और लोग सफ़ेदपोश बन के बाहर निकलते हैं, अपने दामन को छिपा के निकलते हैं, लोग मोबाइल आ गया, अब लोग सेल्फी ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तमाम इस समय टीवी पे खबरें चल रही हैं, अखबारों में आ रही हैं कि फला अपराधी की फला नेता के साथ फ़ोटो। ये जो परिस्थितियां हैं, इनमें कितना इससे बचने का क्या तरीका है नेताओं के लिए? शादी में जाएगा, किसी विवाह में जाएगा, किसी कार्यक्रम में जाएगा, ये नेता की लोकप्रियता पर डिपेंड करता है कितने लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। नेता सबको नहीं जानता, इसमें नेता का हम दोष नहीं देते। नेता पर्टिकुलर किसी अपराधी को साथ लेके चल रहा है, फोटो खिंचा रहा है, तो ये उसका दोष है। मेरा तो विश्वविद्यालय के छात्र जीवन से एक चीज़ का मानना है कि अपराधी से दूरी बना कर रखो। अपराधी न कोई जात होती है, न कोई पार्टी, न कोई दम। अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराधी दूरी बना कर रखो तो सुरक्षित रहोगे। नौजवानों के लिए तमाम नौजवान आपके पास भी आते हैं और आपकी पार्टी में युवाओं का थोड़ा सा खास आकर्षण है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी मानी जाती है। नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है कि जो नौजवान पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं? पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा ग्लैमर होता है, बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि राजनीति जो है वो भारत में सत्ता के शीर्ष पर राजनीति होती है और राजनीति की मुट्ठी में सब होता है, ब्यूरोक्रेसी, सारी व्यवस्था पर राजनीति का नेतृत्व रहता है। तो ऐसे में युवाओं में बड़ा आकर्षण है, बड़ा क्रेज़ है, राजनीति में आना चाहते हैं, बहुत युवा आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो जल्दी लड़खड़ा जाते हैं, जल्दी फिसल जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? 12 के बहुमत के बाद पूरी पार्टी नौजवानों के हाथ में सौंपी और देश का सबसे नौजवान नेतृत्व आदि अखिलेश यादव जी को पार्टी की बागडोर दी और बड़ी संख्या में एमएलसी, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन अखिलेश जी ने बनाया। मेरे नौजवानों से यही प्रार्थना है, यही अपील है कि बहुत संयम के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत परिश्रम के साथ काम करें। देखिए, अगर आप शॉर्ट रास्ता चुनोगे तो लंबा नहीं हो सकता। अगर आप झूठ की राजनीति करोगे तो लंबा, जो आदमी झूठ बोलता है उसकी राजनीतिक उम्र छोटी होता है। आप ईमानदारी से काम करो, परिश्रम करो। तो अगर आप रामनगर किसी गांव में बैठ के काम कर रहे हो तो आपका एमएलए, आपका नेता जानता है। हमारे तमाम ऐसे कार्यकर्ता रामनगर में हैं जो जी जान लगा देते हैं, लेकिन सालों नहीं मिलते। मैं उनको क्या जानता नहीं, मैं उनको जानता हूँ। और राजनीति में वही आदमी आगे जाएगा,
वही आदमी कामयाब होगा जिसका चरित्र साफ होगा, जिसका मन बड़ा होगा और जो अपने दिमाग से सोचेगा, मन से काम करेगा। दिल बड़ा रखना पड़ेगा। राजनीति बहुत से लोग आते हैं, बहुत नाराज़ होंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है जो नाराज़ है उनसे भी बात करें, क्यों नाराज़ हो। अगर हमारी कोई जायज़ गलती है तो हम नाराज़ हो। कभी कोई गलतफहमियाँ हो जाती हैं। मैंने मंत्री जी आपको कागज़ दिया, आपने मेरा काम नहीं किया, तो हमको बताना पड़ता हम किस जल्दी में थे, किस। जैसे कल एक आदमी आया, कहता मेरा फला अधिकारी ने दरखास्त को उसको टोकरी में रख दिया। तो हमने कहा देखो कोरोना काल चल रहा है, तब के अलग अलग तरीके काम करने के, आप 2 दिन बाद फिर जाओ। 2 दिन बाद उनका काम हो गया तो हमने देखो किसी के ऊपर शक तुरंत नहीं करना चाहिए जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब आदमी विश्वास करता है तभी आगे जाता है। मैं आज के नौजवान से ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो, लेकिन आराम से चलो। जल्दी में किया गया फैसला गलत होता है। जब बहुत तेज़ गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भूलोगे गलत बोल जाओगे, बहुत तेज़ दौड़ोगे तो कहीं गिर जाओगे। इसलिए आराम से चलो। अगर आप रेस के मैदान में हो, रेसर हो, तो तेज़ दौड़ो। अगर राजनीति कर रहे हो तो राजनीति को समझो, पहले राजनीति को बूझो और देखो जनता क्या चाहती है। हम आप पब्लिक हैं, आदमी ईश्वर नहीं है, गलतियां हमसे आपसे भी होती हैं। लेकिन कभी कोई नौजवान जल्दी में होता, सोचता कि एक ही दिन में सब कुछ मिल जाए। आज अखिलेश यादव जो अगर मुख्यमंत्री हैं तो कई बार MP रहे, वो जोड़िए आप। आदि नेताजी घर में पैदा हुए और संस्कार आज अखिलेश जी देख ले, लगता ही नहीं कितने बड़े नेता के बेटे हैं। मैंने कई मौक़ों पर कहा है अगर आपको राजनीतिक परिवार में संस्कार देखना है तो सफाई में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से देखिए। चाहे अखिलेश जी हों, चाहे नेताजी, जो भी इनके परिवार में हो, वो संस्कार देखने लायक है। आज बड़ा से बड़ा आदमी नेताजी को नहीं भूलता, अखिलेश जी को कोई नहीं भूलता। कहते एक बार अखिलेश जी से मिल लो, अखिलेश जी को हो जाओगे। अखिलेश जी का मन बड़ा है और अखिलेश जी झूठ नहीं बोलते, जो सबसे बड़ी बात है। अगर आपके कोई बात कहनी है, आपके मुँह कहेंगे, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अखिलेश जी के हमेशा ये सोच रहती है डेवलपमेंट की काम की जाए, विकास की बात की जाए, इसलिए पार्टी चल रही है। तो नौजवानों से प्रार्थना, अपील है कि आप भाग्यशाली हो कि आपका नेता नौजवान है, ऊर्जावान है। मेहनत से काम करो, परिश्रम काम करो। हर चीज़ समय पे मिलती है, समय से पहले नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से काम करिए और जल्दी में बाजी मत रहिए। और हमेशा अपने नेता का भरोसा करिए। जिसको नेता मान लिया उसको मान लिया। रोज़ रोज़ नेता बदलने से, रोज़ रोज़ पार्टी बदलने से, रोज़ रोज़ क्षेत्र बदलने से आदमी धोखा खा जाता है। आपने एक प्रश्न जो था हमारा, उस कहीं ना कहीं उस पर आपने ही इशारा कर दिया। आपके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो ये कहा जा रहा था कि भाई आपके राजनाथ सिंह जी से बड़े अच्छे संबंध हैं। और नेताओं के बारे में या जो बड़ी शख्सियतें हैं समाज की, उनके बारे में जितना वो बोलते हैं उससे ज़्यादा चर्चा होती रहती है समाज में। और ऐसा समाज में होता है, चाहे आप देखें फिल्मी दुनिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, राजनीति के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, या कहीं भी, तो सोसाइटी, आप अपने घर में बैठे होते हैं लेकिन सोसाइटी आपके बारे में सोचा करती है, बोला करती है, चर्चाएं हुआ करती हैं। तो एक दौर था जब ये अफवाह बड़ी ज़ोरों पर थी कि साहब गोप जी के राजनाथ सिंह जी से बड़े अच्छे संबंध हैं और हो सकता है कि तमाम लोग जा रहे हैं बीजेपी में और बीजेपी की बहुमत की सरकार आ गई है, गोप जी भी चले जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूँ। मैंने कहा मैंने राजनीतिक आँख मुलायम सिंह यादव जी के सामने खोली है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है जब भी आँख बंद हो तो समाजवादी पार्टी के झंडे में बंद हो। इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता। दूसरी बात रही संबंधों की बात, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि देश में चाहे उद्योग जगत का आदमी हो, चाहे राजनीति का व्यक्ति हो, चाहे खेल के मैदान का व्यक्ति हो, चाहे फिल्मी दुनिया का आदमी हो, मेरे उसमें तमाम लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते हैं। वो व्यक्तिगत रिश्ते कभी पार्टी के ऊपर भारी नहीं पड़ सकते। मेरे लिए पार्टी सबसे बड़ी चीज़ है और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को जानता है और भरोसा करता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन अरविंद सिंह गोप साइकिल पर तो साइकिल पर रहेंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अरविंद सिंह गोप जी को। और बड़ा रोचक वार्ता हुई आपसे, एक अच्छा इंटरव्यू हुआ और आपने तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की जो मुद्दे अनकहे हैं, जिन मुद्दों पर शायद पहले आपने खुलकर कभी चर्चा नहीं की हो। और जो एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि जिस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी के साथ
अंतिम सीमा तक उस पार्टी के साथ रहेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और आपने बताया कि आपके सुपुत्र भी राजनीति की ओर आकर्षित हैं, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो फिर किसी मुद्दे पर हमारी गोप जी से वार्ता होगी, मुलाकात होगी, और इस कार्यक्रम में उनका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।